गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं मयंक लाइव क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण चैप्टर सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था को देखने वाले हैं और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे 2 या 4 प्रश्न निश्चित तौर पर परीक्षा में शामिल किए जाते हैं। तो आइए इसके शुरुआत हम करते हैं और आज हम जो इसकी शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, जो चैप्टर का नाम है, हमारा कौन सा नाम है, सरकारी बजट या अर्थव्यवस्था, उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं किस चैप्टर से? लघु उत्तरीय प्रश्न से। चैप्टर जो है सरकारी बजट और लघु उत्तरीय प्रश्न से शुरू करने का कारण है कि हमको जो है इसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए, जो मोटा मोटी एक बेसिक नॉलेज है और चैप्टर का रिकॉल है वो हो जाएगा। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, आज हम इसी टॉपिक के लघु उत्तरीय प्रश्न से अपनी इस क्रैश कोर्स की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जैसा आप जानते ही हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है कि बजट या सरकारी बजट क्या है? बजट शब्द से आप सब परिचित हैं। तो बजट या सरकारी बजट क्या है तथा इसकी विशेषताएं क्या हैं? जो पहला प्रश्न है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि बजट किसे कहते हैं? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द बोझते से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला या बटवा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है और उसका अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द बोझते से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला या बटवा। एक्चुअली बजट क्या है? एक विस्तृत आर्थिक विवरण है। बजट क्या है? एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार की एक वित्तीय वर्ष यानी एक जो फाइनेंशियल ईयर है, जो भारत के संदर्भ में कब से है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये 1 साल का ब्यौरा होता है, आर्थिक ब्यौरा होता है, आय और व्यय का अनुमानित ब्यौरा है, जिसमें सरकार के वित्तीय वर्ष तक की अवधि का आय एवं व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। क्या होता है? अनुमान। आय और व्यय के अनुमान होते हैं। ठीक है। बजट, सरकारी बजट क्या है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो सरकार आय प्राप्त करेगी और व्यय करेगी, उसका पूर्वानुमान का जो विवरण होता है वही बजट कहलाता है। भारत के संदर्भ में यह अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। ठीक है। अब विशेषताएं देखें कि बजट में की क्या विशेषताएं हैं। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था है, प्लान्ड इकोनॉमी है। ठीक है। पहले जो है 2014 से पहले हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्लानिंग की जाती थी और अब जो है 15 वर्ष की प्लानिंग होती है। किसके? नीति आयोग के बनने से। योजना आयोग को भंग करके 2014 में नीति आयोग बनाया गया। तो एक नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट राष्ट्रीय नियोजन के विस्तृत उद्देश्यों पर आधारित होता है। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि जो हमारा उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भरता, समानता को प्राप्त करना है, साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि को भी प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है और आधुनिकीकरण को भी प्राप्त करना हमारा योजना नियोजन का उद्देश्य है। इस दृष्टिकोण से जो है बजट सरकार अपने आय और व्यय का ब्यौरा तैयार करती है और प्रारंभ में जो है विकासशील देश जो है वो घाटे का बजट, विकासशील देश में घाटे का बजट बनाया जाता है। घाटे के बजट का तात्पर्य क्या है कि जो एक्सपेंडिचर है यानी जो व्यय है वो आय की तुलना में अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। व्यय अधिक होता है और आय कम होता है। ठीक है। तो अब इसके बाद अगला जो है हम चलेंगे तो उसको घाटे का बजट कहते हैं। जब सरकार का व्यय आय की तुलना में अधिक हो तो ऐसा बजट घाटे का बजट कहलाता है। ठीक है। बाद की अवधि में इसको संतुलित करने का प्रयास किया जाता है, यानी व्यय और आय को जब हम बराबर करेंगे तो ये क्या होगा? संतुलन का बजट होगा। ठीक है। और जब आय क्या होगा? आय बड़ी होगी किससे? व्यय से, तो ये बचत का बजट होता है। और जब व्यय बड़ा होगा आय से तो ये
घाटे का बजट होता है। तो विकासशील देश और या अर्ध विकसित देश कैसा बजट बनाते हैं? घाटे का बजट बनाते हैं और उसको बाद में संतुलन करने का प्रयास किया जाता है। कि अब देखिए कि कर का प्रभाव अधिक न्यायपूर्ण रहे, ठीक है, इसके लिए प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाई जाती है। विकासशील देशों में जो करारोपण होता है, जो सरकार कर आरोपित करती है आम जनता के ऊपर, उसका जो निर्माण इस तरह से किया जाता है करारोपण का, या करारोपण की नीति इस प्रकार से बनाई जाती है कि उसका प्रभाव अधिक से अधिक न्यायपूर्ण रहे, यानी उच्च वर्ग पे अधिक भार पड़े और जो निम्न वर्ग है आर्थिक रूप से उनके ऊपर कम भार पड़े, ठीक है। देश की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में बजट की भूमिका सकारात्मक होती है, यानी देश में जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उसके लिए बजट जो है सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करता है। तो ये सब क्या है? बजट की विशेषताएं हैं। ये 1, 2, 3 और 4 ये ABCD बजट की विशेषताएं हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें प्रश्न 2 की तरफ। तो प्रश्न 2 कहता है सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख करें। कि सरकारी बजट जो बनता है, जो ये आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा बनाया जाता है, उस क्यों बनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य जो है 4 उद्देश्य इसके मुख्य रूप से हैं। देखिए बजट क्या होता है कि वार्षिक आय एवं व्यय का ब्यौरा तो देता ही है जो सरकार करने वाली है, साथ ही सरकार की विकास एवं उद्देश्यों को भी स्पष्ट करता है जिन्हें सरकार बजट के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करती है? बजट के निम्न 4 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। आर्थिक विकास हम जानते हैं कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास और आपको जो है आधारभूत संरचनाओं का विकास, ठीक है, यानी तीनों क्षेत्रों का विकास, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों को जब हम विकसित करते हैं सम्मिलित रूप से, तो ऐसा विकास आर्थिक विकास कहलाता है, जिसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है। उसको प्रोत्साहन देना किसका काम होता है? सरकारी बजट का उद्देश्य होता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास। संतुलित क्षेत्रीय विकास कहने का तात्पर्य है कि पूरे भारत को जो है, भारत कई प्रांतों में, कई राज्यों में विभक्त है, सभी का संतुलित विकास हो और साथ ही पूरे भारत का विकास, और साथ में तीनों क्षेत्र उत्पादन के जो होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों का विकास हो, संतुलित विकास हो तीनों क्षेत्रों का, और समस्त भारत को जो है लाभ पहुंचे। आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण। सरकार बजट के माध्यम से करारोपण की नीति बनाती है और करारोपण की नीति के द्वारा उच्च आय वर्ग के लोगों पर अधिक टैक्स लगाती है और निम्न आय वर्ग के लोगों पर टैक्स नहीं लगाती है या बहुत ही कम टैक्स लगाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि कर के द्वारा सरकार जो है राजस्व प्राप्त करती है, उस राजस्व का प्रयोग फिर क्या करती है कि जन कल्याण के कार्यों में करती है, ठीक है। तो ऐसी दृष्टि में आय एवं संपत्ति का क्या होता है? पुनर्वितरण हो जाता है। मतलब उच्च आय वर्ग के लोगों से रकम प्राप्त करके निम्न आय वर्ग के लोगों पर वो रकम खर्च की जाती है जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से। तो इसी को क्या कहते हैं? आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, जो बजट का C नंबर उद्देश्य है, ठीक है। और D है आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन, ठीक है। तो अब D में क्या है कि आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, और जब आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है, आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो जाएगी तो देश में क्या होगा? रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का जन्म होगा। तो ये 5 उद्देश्य हैं बजट के। क्या क्या? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, आर्थिक स्थिरता एवं रोजगार का सृजन। तो ये 5 उद्देश्य लेके सरकारी बजट चलता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है कि और सार्वजनिक उपक्रमों का जो प्रबंध है वो भी किसके माध्यम से किया जाता है? बजट के उद्देश्य है कि सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन किस प्रकार से हो। सार्वजनिक उपक्रमों का तात्पर्य है कि सरकार के स्वामित्व में चलने वाले जो उद्योग होते हैं उनको सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है। इनका प्रबंधन किस प्रकार से हो, यह भी बजट का
उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि घाटे का बजट क्या होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, घाटे का बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय और सरकार के अनुमानित व्यय से कम होता है। यानी सरकार की जो अनुमानित आय होती है वो अनुमानित व्यय से क्या होती है, कम होती है। सरकार के अनुमानित व्यय से कम होती है। यानी यहाँ पर व्यय क्या होता है, बड़ा होता है किससे, आय से। ठीक है, तो आय की तुलना में व्यय बड़ा है, तो ऐसा बजट कौन सा बजट होगा, घाटे का बजट होगा। सरकार इस प्रकार का बजट न्यून मांग की स्थिति से निपटने के लिए करती है। कल हमने न्यून मांग पर काफी चर्चा की थी और पाया था कि न्यून मांग को दूर करने के उपायों में घाटे का बजट शामिल है। तो घाटे का बजट जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से कम होती है, इस प्रकार का बजट कैसा बजट कहलाता है, घाटे का बजट कहलाता है। ठीक है, और जब व्यय क्या होता है, आय के बराबर होता है, तो ये बजट संतुलित बजट कहलाता है। और जब आय बड़ी होती है व्यय से, तो ये बजट बचत का बजट कहलाता है। तो बजट 3 प्रकार का होता है। संतुलित बजट जहां आय और व्यय बराबर होगा, घाटे का बजट जहां व्यय बड़ा होगा आय छोटी होगी, साथ ही साथ बचत का बजट जिसमें आय अधिक होगी और व्यय कम होगा। ठीक है, तो बजट 3 प्रकार का होता है। ठीक, समझ गए। अब अगला प्रश्न चलते हैं कि प्रत्यक्ष कर से क्या समझते हैं। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्सेस। तो प्रत्यक्ष कर ऐसा कर है जिसे जिस व्यक्ति पर लगाया गया। कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, सीधा लगता है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है वही उसका भार उठाता है। यानी कर चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, उसी व्यक्ति की होती है। वह इस कर को आंशिक रूप से भी या पूर्ण रूप से किसी और व्यक्ति के ऊपर टाल नहीं सकता है, बल्कि कर देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जिसके ऊपर कर भार लगाया गया, यानी जिसके ऊपर कर आरोपित किया गया। जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगा दिया गया वही व्यक्ति उस कर को चुकाएगा। उसको आंशिक या पूर्ण रूप से वह किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर हस्तांतरित नहीं कर सकता है, टाल नहीं सकता है। ऐसे करों के एग्जाम्पल है आयकर और निगम कर। जो जिस व्यक्ति के ऊपर लग गया उसी को चुकाना है, वो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर इसको नहीं टाल सकता है। दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष कर। अब अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है। अभी जो वस्तु और सेवा पर कर लगाया जाता है उसका नाम क्या है, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। ठीक है, तो इस प्रकार के कर को उत्पादक या विक्रेता अंततः उपभोक्ताओं के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसको किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर टाला जा सकता है। यानी ये कर लगा किसको, वस्तुओं और सेवाओं पर, यानी उत्पादक या विक्रेता पर। लेकिन उत्पादक और विक्रेता क्या करता है कि इसको उपभोक्ताओं के ऊपर टाल देता है और इसको चुकाने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, जो अंतिम प्रयोग करता है वस्तु का, यानी उपभोक्ताओं की। तो ऐसा कर जिसको किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर टाला जा सके, कैसा कर हो गया, अप्रत्यक्ष कर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो कर प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, कहता है कि प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर एवं अनुपातिक कर प्रणाली से आप क्या समझते हैं। 3 प्रकार की प्रणाली होती है। कर आरोपण की जो प्रणाली होती है, सरकार जो कर आरोपित करती है उसकी 3 प्रकार की प्रणाली होती है। हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली है, प्रगतिशील कर की प्रणाली है। तो प्रगतिशील कर प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि प्रगतिशील कर प्रणाली के अंतर्गत लगने वाला कर भार आय में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है। यानी उच्च आय पर अधिक कर भार और निम्न आय पर निम्न कर भार। यानी जैसे जैसे इस प्रकार से कर बढ़ेगा, आय जैसे जैसे बढ़ेगी, आय अगर 100 रुपया थी तो कर की दर 10% थी। आय अगर बढ़ के 200 हो गई तो कर का भार बढ़ के 20% हो गया। यहाँ कर की राशि 10 थी, यहाँ तो इसी प्रकार से 500 हो गया तो कर की राशि 20% हो गई।
तो प्रगतिशील कर यानी जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ेगी। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है? प्रगतिशील कर प्रणाली है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उच्च आय पर अधिक कर भार पड़ता है और निम्न आय पर कम कर भार पड़ता है, यानी आय में होने वाली बढ़ोतरी के साथ साथ कर का भार भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब दूसरी प्रणाली कौन सी है? आनुपातिक कर प्रणाली। सभी आय स्तरों पर एक समान दर से कर लगाया जाता है और ऊंची आय के कर भार में कोई अंतर नहीं होता है, आय ऊंची हो या निम्न हो कोई अंतर नहीं, सब पर एक ही रेट से कर। यानी अगर 100 रुपये की आय है, अगर 100 रुपये की आय है तो भी कर 10%, तो भी कर का भार कितना? 10%। और आय 200 रुपये है तो भी कर का भार 10%, आय 500 रुपये है तो भी कर का भार 10%। यानी कहीं भी किसी भी स्तर पर आय कितनी भी हो, ऊंची हो या नीची हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर की दर समान होती है, यानी समान कर भार आरोपित किया जाता है, ठीक है। अब अंतिम जो आता है प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर ये बिल्कुल उल्टा होता है, वह प्रणाली है। यह कैसी प्रणाली है? जिसमें आय में वृद्धि होने के साथ साथ कर भार घटता चला जाता है, यानी कम आय पे अधिक कर लगता है और अधिक आय पर कम कर लगता है। प्रतिगामी यानी उल्टा। अब जैसे ही आय आपकी 100 रुपये है, 100 रुपये की आय पे 30% कर, 200 रुपये की आय पर 20% कर और 500 रुपये की आय पर 10% कर। यानी इसमें बिल्कुल उल्टा चलता है, आय जैसे जैसे बढ़ते चले जाएगी कर की राशि घटते चले जाएगी, आय जैसे जैसे बढ़ेगी कर की राशि घटेगी, कर भार घटेगा। लेकिन जैसे जैसे आय घटेगी कर भार बढ़ेगा। आय जब 500 रुपया थी तो कर भार 10% है, आय जब 200 है तो 20% है, आय जब 100 है तो सबसे अधिक कर कहाँ है? 100 रुपये की आय और सबसे कम कहाँ है? 500 रुपये की आय पर। यानी आय के कम होने से कर भार बढ़ेगा और आय के उच्च होने से कर भार घटेगा। तो तीनों कर हो गया। प्रगतिशील कर प्रणाली में उच्च आय पर उच्च कर, निम्न आय पर निम्न कर। आनुपातिक कर प्रणाली में सभी आय स्तरों पर एक प्रकार का कर, जबकि प्रतिगामी कर प्रणाली में कम आय स्तर पर उच्च कर भार और उच्च आय स्तर पर कम कर भार होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि निम्न पर टिप्पणी लिखें। कौन कौन सा है? राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रारंभिक घाटा। तो सबसे पहले हम जान लें कि बजटीय घाटा क्या होता है। बजट क्या होता है? सरकार के अनुमानित आय व्यय का विवरण होता है। तो बजट घाटा जानना अनिवार्य है। मतलब अब बजट घाटा किसको कहेंगे? सरकार की कुल आय को जब हम कुल व्यय में कुल व्यय माइनस कुल आय, सरकार की कुल आय कुल व्यय को कुल आय से घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? बजट घाटा प्राप्त हो जाएगा। तो बजट घाटा सबसे सिंपल है कि सरकार की जो आमदनी है, जो कुल आय है, उसको हम कुल व्यय में से घटा दें, यानी व्यय अधिक है तभी ना घाटा है। घाटा क्यों है? क्योंकि व्यय अधिक है, इसलिए कुल व्यय में से कुल आय को निकाल देंगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा? बजट घाटा होगा। जैसे सरकार का कुल व्यय 500 है और कुल आय 300 है, तो यहाँ बजट घाटा कितना होगा? 200 रुपये का क्या हो गया? बजट घाटा हो गया, ठीक है, समझ गए। तो अब इसी दृष्टिकोण से हमको क्या करना है कि आगे देखना है कि बजट घाटा कितने प्रकार का होता है। बजट घाटा 3 प्रकार का होता है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और बजट घाटा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। तो सबसे पहले बात करें राजस्व घाटा किसको कहते हैं, ठीक है। तो राजस्व घाटा हम किसे कहेंगे कि देखिए राजस्व व्यय,
कैसा व्यय? राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को, ठीक है, राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व। अब देखिए, सरकार को दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, इसकी चर्चा हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न में करेंगे। तो राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। तो अब राजस्व, बजट के दो भाग होते हैं, बजट के दो भाग, कौन कौन सा भाग? पहला भाग हो गया राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति बजट आय के, बजट आय के दो भाग, कौन कौन? राजस्व प्राप्ति और दूसरा हो गया पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। इसी प्रकार से बजट व्यय के भी दो अंग होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो अब राजस्व प्राप्ति किसको बोलेंगे? राजस्व प्राप्ति वैसी प्राप्तियां हैं जिनको प्राप्त करने से सरकार के ऊपर कोई देयता यानी कोई लायबिलिटीज उत्पन्न नहीं होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी प्रकार से पूंजीगत प्राप्ति क्या है? पूंजीगत प्राप्ति यानी पूंजीगत आय प्राप्त करने से सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से जो व्यय है, पूंजीगत राजस्व व्यय है, उसको करने से सरकार को किसी किस्म की कोई परिसंपत्ति निर्मित नहीं होती है, ठीक है। जबकि पूंजीगत व्यय को करने से सरकार को परिसंपत्ति निर्मित होती है, ठीक है, समझ गए। तो बजट के आय के भी दो भाग, राजस्व आय और पूंजीगत आय, और बजट आय का भी दो भाग, बजट व्यय का भी दो भाग, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक। तो अब जब हम आय प्राप्त कर रहे हैं, राजस्व आय, तो हमको ना कोई लायबिलिटीज उत्पन्न हो रही है और ना हमारी परिसंपत्ति में कोई बढ़ोतरी हो रही है। किसकी परिसंपत्ति में? सरकार की। तो इसी प्रकार से जब राजस्व व्यय करते हैं तो ना हमारी कोई लायबिलिटीज कम होती है और ना ही हमारी परिसंपत्ति में कोई वृद्धि होती है। जबकि पूंजीगत प्राप्ति यानी पूंजीगत आय प्राप्त करने से हमारी परिसंपत्ति में कमी आती है और लायबिलिटीज भी उत्पन्न होती है, जिम्मेदारी भी आती है। जबकि पूंजीगत व्यय करने से क्या होता है कि हमारे लिए परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और हमारी लायबिलिटीज भी कम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो संघटक होते हैं बजट के, बजट आय के दो संघटक, राजस्व आय और पूंजीगत आय। बजट व्यय के भी दो संघटक, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय। तो अब राजस्व घाटा किसको बोलेंगे? राजस्व घाटा बोलेंगे राजस्व व्यय। कैसा व्यय? राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय या राजस्व प्राप्तियां। तो जब राजस्व व्यय में से राजस्व आय को निकाल देंगे तो हमको कैसा पड़ेगा? घाटा। राजस्व घाटा हमें ज्ञात हो जाएगा, यानी हमको जो है कितना रेवेन्यू डिफिसिट हुआ है, ठीक है। यानी रेवेन्यू डिफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है। दूसरा घाटा होता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट। राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के व्यय तथा राजस्व और उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से है, ठीक है। अब देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा कुल व्यय का मतलब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों व्यय की उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां हैं। सरकार ने जो ऋण ली है उनको छोड़कर कुल प्राप्तियां, राजस्व प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों पर अधिकता है। राजकोषीय घाटा क्या है कि वास्तव में सरकार के द्वारा लिए गए कुल ऋणों तथा देयताओं के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है
अब राजकोषीय घाटा बराबर क्या हो जाएगा, बजटीय घाटा। बजटीय घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं, उधार एवं अन्य देयताएं, और ये जो होती है ना उधार एवं अन्य देयताएं, ये राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं। ठीक है, अब चलिए अब देखना है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर है। प्राथमिक घाटा यह स्पष्ट करता है कि देश की सरकार को कितने ऋण की आवश्यकता है। प्राथमिक घाटे से यह भी ज्ञात होता है कि ब्याज के भुगतान के लिए अलावा अपने और खर्च चलाने के लिए कितने ऋण की आवश्यकता है। यानी प्राथमिक घाटा सरकार के लिए जाने वाले या ऋणों को स्पष्ट करता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा या कुल प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। यानी राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को निकाल देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। देखिए शून्य प्राथमिक घाटा एक विशेष चीज है। अगर शून्य प्राथमिक घाटा है तो इसका मतलब है कि सरकार वर्तमान के लिए किसी प्रकार का ऋण नहीं ले रही है, बल्कि वो जो सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए ऋण ले रही है। राजकोषीय अनुशासन का सूचक होता है शून्य प्राथमिक घाटा। ठीक है, और ऊंचा प्राथमिक घाटा राजकोषीय स्तर के खराब होने का सूचक है। ठीक है, खराब होने का सूचक है। चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब हम जो है देखेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहले इसलिए इसकी चर्चा कर ली ताकि इसमें जो कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया। तो अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझने में और उनके उत्तरों को सब देने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के पहले प्रश्न को हम देखें, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। इसको ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न और विकल्प दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो आप सही उत्तर का चयन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष है। क्या है पहला प्रश्न, कि भारत का वित्तीय वर्ष है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज, तो अभी इसकी चर्चा हुई थी कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर है। तो सही उत्तर क्या होगा, अ होगा। सही उत्तर अ होगा। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। तो अब ये क्लियर है। अभी इसकी चर्चा हुई, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, सभी का सभी सरकार के बजट का उद्देश्य है। तो उपयुक्त सभी, यानी सही उत्तर क्या होगा, द। चलिए अब पूछता है कि बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन है। बजट प्राप्तियां, बजट रिसिप्ट यानी बजट आय, और दूसरा बजट व्यय, अ और ब दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, ये दोनों प्राप्तियां हैं, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। तो सही उत्तर स्व होगा, यानी अ और ब दोनों। ठीक है, अब फिर से प्रश्न है कि बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में कौन से हैं। तो बजट प्राप्तियां जो हैं, यानी ये जो बजट रिसिप्ट्स हैं, बजट रिसिप्ट्स, बजट रिसिप्ट्स, बजट रिसिप्ट्स जो हैं वो कितने प्रकार के हैं। बजट रिसिप्ट्स, देखिए बजट रिसिप्ट्स आपको 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। इसी प्रकार से जो बजट एक्सपेंडिचर है, बजट एक्सपेंडिचर है,
वो भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा आपका पूंजीगत व्यय। तो ये बजट का संगठक है। इसलिए जो इससे पूर्व का प्रश्न था कि बजट का संगठक कौन है, तो आप जो बजट प्राप्तियां जो है बजट के संगठक, बजट प्राप्तियां, तो बजट प्राप्तियों के 2 भाग होते हैं, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। इसी प्रकार से बजट व्यय का भी 2 भाग होगा। कौन कौन सा? बजट एक्सपेंडिचर का भी 2 पार्ट हो गया आपको, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका तो सही उत्तर 100 था और वह दोनों। अब बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन से? तो राजस्व प्राप्तियां हैं और पूंजीगत प्राप्तियां भी हैं, क्योंकि ये बजट प्राप्ति के 2 भाग हैं, पूंजी राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो चलिए सही उत्तर क्या होगा? स। इसका भी सही उत्तर क्या होगा? स। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। कि अगला प्रश्न जो है कि वो है कि सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? राजस्व प्राप्ति जो होती है, साथ ही साथ हम इसकी चर्चा चले जाते हैं कि आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। राजस्व प्राप्ति जो होती है, राजस्व प्राप्ति यहाँ लिखे ज्यादा बेहतर है। राजस्व प्राप्ति जो है, राजस्व प्राप्ति ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली हो गई आपको कर प्राप्ति। कर प्राप्ति, कर कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के, प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। कर 2 प्रकार का हो गया। ठीक है, राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत पहला कर प्राप्ति, कर 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर दूसरा जो है वो क्या हो गया? गैर कर प्राप्ति, गैर कर प्राप्ति। अब देखिए राजस्व प्राप्ति किसको बोलते हैं? जिसमें सरकार के लिए ना कोई परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना कोई लायबिलिटीज बनती है, वैसी प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो है सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो पहला आपको क्या है? पहला है इनकम टैक्स। देखिए आयकर, आयकर, आयकर क्या है? कर प्राप्ति है। ठीक है, दूसरा क्या है? निगम कर, निगम कर क्या है? कर प्राप्ति है। निगम कर क्या है? कर प्राप्ति है। अब सीमा शुल्क क्या है? ये भी कर प्राप्ति है। तो अब सीमा शुल्क, आयकर कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। निगम कर कैसा टैक्स है? प्रत्यक्ष कर है। और सीमा शुल्क कैसा है? जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। तो सभी के सभी सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल हैं। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? द होगा इसका सही उत्तर। सही उत्तर क्या होगा? द होगा। ठीक, सही उत्तर इसका द होगा। ठीक, अब हम देखें आगे कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल कौन सा है? आयकर, आयकर कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है।
और ब दोनों, यानी सही उत्तर क्या होगा? 100 इसका सही उत्तर है, 100। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर, शुल्क कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा जो है आपका क्या है? बिक्री कर कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और ब दोनों, इसलिए इसका भी सही उत्तर क्या होगा? और ब, यानी दोनों। 100 इसका भी सही उत्तर क्या होगा? 100 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। संपत्ति कर कैसा कर है? ये डायरेक्ट टैक्स है। याद रखिएगा कि निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर और आय कर कैसे कर होते हैं? सीधे कर होते हैं। ठीक है। सीधा कर होता है। ठीक है। अब आप आगे बात करें कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं। अभी तुरंत बात हुई थी कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं। कौन सा व्यय होगा? राजस्व व्यय। राजस्व व्यय न सरकार के लिए किसी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण करता है, न सरकार की किसी लायबिलिटीज यानी देयता को कम करता है। ठीक है। तो राजस्व व्यय, इसका सही उत्तर क्या होगा? राजस्व व्यय सही उत्तर होगा, और इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर है। अभी तुरंत बताया कि प्रत्यक्ष कर कौन कौन सा कर है। आय कर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा और ब दोनों, यानी आयकर और उपहार कर दोनों क्या है? प्रत्यक्ष कर है। इसलिए सही उत्तर होगा 100। सही उत्तर क्या होगा? 100। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा कि भारत में 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है। भारत में नोट जारी करने का एकाधिकार किसको प्राप्त है? केंद्रीय बैंक को प्राप्त है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो लेकिन 1 रुपये का जो नोट है वो कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, यानी ब। सही उत्तर क्या होगा? ब। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक सभी नोटों का निर्गमन करता है, किंतु 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब अगला प्रश्न जो है वो है कि पूंजी बजट शामिल करता है। पूंजी बजट किसको शामिल करेगा? 11वां प्रश्न है हमारा कि पूंजी बजट शामिल करता है कैपिटल बजट। अब देखिए, कैपिटल बजट का मतलब क्या हो गया? पूंजी राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय। अब देखिए, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत बजट पूछ रहा है जो है कि कैपिटल बजट यानी पूंजीगत बजट। तो राजस्व बजट के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय आती हैं। कैपिटल बजट के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय आएंगी। तो सही उत्तर क्या होगा? ब इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो वर्तमान में सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर क्या है? GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखिएगा। उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर पहले लगता था, ये क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि इसका ट्रांसफर हम किसी उपभोक्ताओं के ऊपर कर दिया जाता है, इसलिए इसको मूल्यों में ये शामिल हो जाते हैं। अंतिम अधिकतम खुदरा मूल्य जो होता है उसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल हो जाते हैं। सीमा शुल्क क्या है? कस्टम ड्यूटी। ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सही। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? तो हमने कहा कि जो राजस्व व्यय होता है उसमें सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है, और यह सरकार की किसी देयता को कम नहीं करता है। ठीक है।
जबकि पूंजीगत व्यय जो होता है वो सरकार की देयताओं को भी कम करता है और परिसंपत्तियों का भी निर्माण करता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है। पुल क्या है, एक परिसंपत्ति है देश की, तो ये व्यय कैसा व्यय होगा, पूंजीगत व्यय होगा। राजस्व व्यय नहीं होगा और तथा वह नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूंजीगत व्यय सही उत्तर है, इसलिए सही उत्तर होगा आ। चलिए अगला प्रश्न है कि विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है। अभी चर्चा हुई, बिना ऑप्शन देखे आप कह देंगे कि विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयुक्त होता है। ठीक है, कैसा बजट उपयुक्त होता है, घाटे का बजट, यानी सही उत्तर आ। चलिए, बजट की अवधि क्या होती है, ने बोला अभी तुरंत बात हुई है कि बजट की अवधि क्या होती है, 1 वर्ष की होती है। एक वित्तीय वर्ष भारत के संदर्भ में 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो बजट की अवधि कितनी होगी, वार्षिक होगी। सही उत्तर अ। चलिए अगला प्रश्न पढ़े कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। कल भी चर्चा हुई थी न्यून मांग को ठीक करने के दौरान कि कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, तो राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन कौन से उपाय आते हैं, सार्वजनिक व्यय राजकोषीय नीति के अंतर्गत आएगा, कर राजकोषीय नीति के अंतर्गत, सार्वजनिक ऋण, यही 3 अंग है। सार्वजनिक व्यय, कर और सार्वजनिक ऋण किसके अंग है, राजकोषीय नीति के अंग है। तो इनमें से सभी सही उत्तर क्या होगा, द। चलिए अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। ठीक है, तो ब्याज का भुगतान सरकार के लेबिलिटीज को कम करता है। जब हम ऋण लेती है सरकार और ब्याज का जो होता है उसको चुका देती है, तो सरकार की लेबिलिटीज में कमी आती है, इसलिए ये पूंजीगत व्यय है। मकान का क्रय, मकान अगर सरकार खरीदती है तो उसके लिए परिसंपत्ति का निर्माण होता है। मशीनरी व्यय यानी मशीन आदि पर जो व्यय होता है तो वो भी पूंजीगत व्यय है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा द, इनमें से सभी। ठीक है, बजट में हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आगम घाटा हो सकता है, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता, डिफिसिट हो सकता है। आगम घाटा, राजस्व घाटा, अंग्रेजी पढ़ लेंगे अगर कहीं दिक्कत होगी तो। राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डिफिसिट। ठीक है, राजस्व घाटा, राजस्व की अंग्रेजी रेवेन्यू। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखें कि क्या है। वित्तीय घाटा, प्रारंभिक घाटा, इनमें से सभी। तो ये बॉस और सभी, यानी आगम घाटा, वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा, फाइस्कल डिफिसिट, प्रारंभिक घाटा, प्राइमरी घाटा, इनमें से सभी। ठीक है, तो बजट में सभी प्रकार के घाटे हो सकते हैं। राजस्व घाटा हो सकता है, राजकोषीय घाटा हो सकता है और प्राथमिक घाटा हो सकता है। यानी कौन कौन सा, रेवेन्यू डिफिसिट हो सकता है, फाइस्कल डिफिसिट हो सकता है और प्राइमरी डिफिसिट हो सकता है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, द। अब प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो रहे उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, उनके विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर राजकोषीय घाटा होता है, नहीं होता है, ये बजटीय घाटा होता है। ठीक है, वह है कि कुल प्राप्तियों और ब्याज भुगतान का अंतर प्राथमिक घाटा होता है। तो कुल प्राप्तियां नहीं होता है, राजकोषीय घाटा माइनस प्राथमिक जो ब्याज का भुगतान होता है उसका अंतर क्या होता है, प्राथमिक घाटा होता है। तो कहता है कि राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान का योग होता है, इनमें से कोई नहीं, यानी सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है, द होगा। ठीक है, क्यों, हाँ, ये देखिए ये विकल्प छूट गया था पढ़ने के लिए, इसमें 100 को ध्यान से पढ़िए। राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान का योग होता है। ठीक है, तो क्या होता है प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा के बराबर क्या आपने पढ़ा था, प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है, प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। तो राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान का योग होगा, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, स होगा। ठीक है,
इसलिए इससे प्रश्न जो होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, माइन्यूटली पढ़ने की आवश्यकता होती है कि कोई भी चीज आपसे छूट नहीं जाए और प्रश्न का गलत ऑप्शन का आपने चयन ना कर लेंगे। इस तरह से देखिए योग पूछ दिया था, ये फार्मूला के हिसाब से प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। राजकोषीय घाटा बराबर हो जाएगा प्राथमिक घाटा जोड़ ब्याज का भुगतान। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखें क्या कहता है। बजट सरकार के आय व्यय का ब्यौरा है। बजट क्या है? सरकार के आय व्यय का ब्यौरा है। ठीक है, ठीक है, एकदम सही है कि बजट क्या है? सरकार के आय व्यय का ब्यौरा है। ब कहता है सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज है। हाँ भाई है। तीसरा है सरकार के कार्यक्रमों का विवरण है। सरकार क्या करने वाली है अगले साल, ये कौन बताता है? बजट बताता है। तो ये तीनों का तीनों क्या है? बजट सरकार के आय व्यय का ब्यौरा है, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज है, सरकार के कार्यक्रमों का विवरण है। सही उत्तर इसलिए क्या होगा? द। सभी के सभी सही हैं। अब असंतुलित बजट में क्या होता है? आय व्यय से अधिक होता है। नहीं भाई, असंतुलित बजट में व्यय क्या होगा? आय से अधिक होगा। ठीक है, तो अगला ऑप्शन देखें, आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है। सही है। ब। सौ कहता है घाटा जो होता है ऋण लेकर या नोट छाप कर पूरा करता है। अब जो घाटा हो जाता है यानी जब व्यय अधिक हो जाता है, आय कम होता है, तो सरकार क्या करती है? या तो नए नोट छाप लेगी या ऋण लेगी। किससे? विदेशों से, जनता से, जिससे भी ले। सरकार दो प्रकार के ऋण लेती है, आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण ये मतलब देश के अंदर जब वो ऋण लेती है जनता से, बैंकों से, रिजर्व बैंक से, जिससे ले। लेकिन जब बाहरी स्रोत से यानी विदेश से ऋण लेगी तो इसे ऋण बाह्य ऋण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर केवल ब एवं स्व, और तो नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? द। कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आयकर कैसा कर है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। संपत्ति कर कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया, ये भी डायरेक्ट हो गया, ये भी डायरेक्ट के लिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं डी, ये भी डी। ठीक है, अब उत्पादन शुल्क एक्साइज ड्यूटी ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट, उसके लिए आई लिख रहे हैं। इनडायरेक्ट, उपहार कर, डायरेक्ट। तो अब प्रश्न क्या है? देखिए याद रख लीजिएगा कि आयकर कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है। संपत्ति कर कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है। उपहार कर कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है। एक कर और यहाँ छूटा हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर। कौन सा कर? निगम कर। ये भी डायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर और निगम कर। निगम कर क्या होता है? कंपनी के लाभ के ऊपर लगने वाला टैक्स है, जिसको निगम कर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कर है जो अप्रत्यक्ष होगा भाई? अप्रत्यक्ष कर तो बचता है उत्पाद शुल्क, यानी सही उत्तर होगा 100। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है? तो उत्पादन शुल्क कैसा हो गया? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। संपत्ति कर डायरेक्ट टैक्स है। प्रत्यक्ष कर का जोड़ा पूछ रहा है। किसका? प्रत्यक्ष कर का। तो सेवा कर और आयकर, सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, आयकर, डायरेक्ट टैक्स, उत्पादन शुल्क, इनडायरेक्ट टैक्स, सेवा कर, इनडायरेक्ट टैक्स, संपत्ति कर, डायरेक्ट टैक्स और आयकर, डायरेक्ट टैक्स। यानी सही जोड़ा क्या होगा? द। क्या पूछ रहा है? प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है। तो प्रत्यक्ष करों का जोड़ा यानी संपत्ति कर और आयकर, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स। ठीक है, चलिए राजस्व प्राप्ति नहीं है। अब पूछ रहा है प्रश्न की राजस्व प्राप्ति नहीं है। ठीक है,
अब राजस्व प्राप्ति कौन सी होगी? जिसमें सरकार के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है और ना परिसंपत्ति का निर्माण होता है। क्योंकि पूंजीगत प्राप्ति क्या होगी? सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण होगा या सरकार की देयता यानी लायबिलिटीज में कमी आएगी। तो राजस्व प्राप्ति नहीं है। पूछ रहा है तो ऋणों की वसूली, विदेशी अनुदान, ठीक है। जब राजस्व प्राप्ति करती है तो सरकार की कोई लायबिलिटीज नहीं बनती है, जब अनुदान प्राप्त करती है, ठीक है। तो ये राजस्व प्राप्ति है। यहाँ प्रश्न है कि राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो ये कैसी प्राप्ति है? विदेशी तो रेवेन्यू रिसीव्ड है, कैपिटल नहीं। इसको आर से लिखते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड। सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ, ये क्या होता है? यानी ये रेवेन्यू रिसीव्ड से संपत्ति कर, ठीक है, ये रेवेन्यू रिसीव्ड है, क्योंकि इससे सरकार के लिए कोई भी जो है ना देयता उत्पन्न हो रही है, ना सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, किसी से कुछ नहीं हो रहा है तीनों से। इसलिए तीनों क्या है? ऋणों की वसूली जो है, सरकार जो ऋण वसूलती है तो उससे सरकार की परिसंपत्ति में कमी आती है, क्योंकि सरकार जो ऋण देती है वो प्रतिभूति को गिरवी रख के देती है और फिर उसको वो प्रतिभूति लौटानी पड़ती है, तो सरकार की संपत्ति में कमी आती है। इसलिए सही उत्तर होगा अ, ऋणों की वसूली। जो ऋणों की वसूली कैसी प्राप्ति है? पूंजीगत प्राप्ति है। तो सही उत्तर क्या होगा? अ। ऋणों की वसूली से सरकार को आय प्राप्त होती है और उस ऋण के बदले में जो गिरवी रखा रहता है प्रतिभूति या कुछ, तो उसको वापस करना पड़ता है, तो सरकार की परिसंपत्ति में कमी आ जाती है। इसलिए यह प्राप्ति कैसी है? और ऋणों की वसूली पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सही माप है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान प्राथमिक घाटा होता है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का अंतर नहीं हुआ, राजस्व घाटे और ब्याज भुगतान का अंतर नहीं हुआ। राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा नहीं है। राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का अंतर। सही उत्तर 100 है, तो सही उत्तर 100 है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलें। राजकोषीय घाटा इसके समान है, ठीक है। प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज भुगतान नहीं होगा, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। हाँ, सही उत्तर है ब, क्योंकि प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो राजकोषीय घाटा बराबर हो जाएगा प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज का भुगतान। प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा यानी फाइनेंशियल डिफिसिट, ठीक है। तो सही उत्तर होगा ब, सही उत्तर होगा ब। चलिए अब आगे बढ़े। भारत में संसद बजट को समान स्वीकृति कब दे देती है? कब तक दे देती है? तो भैया 31 मार्च तक तो देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो जाएगा, तो 31 मार्च तक तो भैया देना ही पड़ेगा। तो सही उत्तर होगा द, यानी 31 मार्च, ठीक है। अब फिर से आ गया प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा होता है वित्तीय घाटा यानी फाइनेंशियल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। वित्तीय घाटा यानी राजकोषीय घाटा, ठीक है। सही उत्तर अ। अगला प्रश्न कि बजट निम्नांकित प्रकार के होते हैं। संतुलित बजट, संतुलित बजट मतलब सरकार का जो आय है यानी जो प्राप्ति है वो किसके बराबर है? आय बराबर व्यय, आय बराबर व्यय। ये हो गया कैसा बजट? संतुलित बजट, ठीक है। अब पूछता है कौन सा बजट? अब पूछता है आपको बचत का बजट, यानी आय इज ग्रेटर देन व्यय, यानी आय जब व्यय से अधिक हो तो वो कैसा बजट हो गया? वो हो गया बचत का बजट, ठीक है। समझ रहे हैं कि आय जब व्यय के बराबर होगा तो संतुलित बजट होगा, और जब आय व्यय से अधिक होगा तो वो सरप्लस बजट होगा, यानी बचत का बजट होगा, ठीक है। और जब क्या होगा कि व्यय
बड़ा होगा आय से तो वो होगा घाटे का बजट, डिफिसिट बजट, घाटे का बजट। ठीक है। अब चौथा है उपरोक्त सभी। तो बजट 3 प्रकार का होता है नॉर्मली, संतुलित बजट, बचत का बजट और घाटे का बजट। व्यय जब आय से अधिक होगा तो घाटे का बजट, आय जब व्यय से अधिक होगा तो बचत का बजट, और आय व्यय जब बराबर होगा तो संतुलित बजट, यानी उपरोक्त सभी। सही उत्तर द। ठीक है। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। तो राजकोषीय घाटे के अंतर्गत जब राजकोषीय घाटा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सरकार न्यून मांग को ठीक कर रही है, घाटे का बजट बना रही है। कौन सा बजट बना रही है? राजकोषीय घाटे का मतलब सरकार घाटे का बजट बना रही है, और घाटे का बजट बनाने का मतलब है कि सरकार न्यून मांग की समस्या से जूझ रही है और उसको दूर करने के उपाय खोज रही है। ठीक है। तो राजकोषीय घाटे के कारण बाजार में क्या होता है कि मुद्रा प्रसार की स्थिति हो जाती है। न्यून मांग को दूर करने के लिए सरकार राजकोष का मुंह खोल देती है, जिसके कारण क्या होता है, बाजार में पैसे की बाढ़ आ जाती है, और उसके कारण कौन सा दबाव पड़ता है, मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है, और मुद्रा प्रसार की स्थिति को इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी स्फीतकारी दबाव। ठीक है। कैसा? स्फीतकारी दबाव। ठीक है। तो इन्फ्लेटरी प्रेशर बनेगा। कौन सा अंतराल? इन्फेंट्री गैप बनेगा, यानी अब स्फीतिक अंतराल बनेगा। कल इस पे हमने काफी चर्चा की है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ब, यानी जब राजकोषीय घाटा हो रहा है तो अर्थव्यवस्था पर अस्फीतकारी दबाव बनने की संभावना है। अब उधार क्यों ले रही है सरकार, इसका कारण कौन बताएगा? उधार लेने का कारण बताएगा आपको राजकोषीय घाटा, यानी फाइस्कल डिफिसिट। ठीक है। सरकार के उधार लेने का कारण बताती है, और सरकार के ऊपर कितना उधार है ये कौन बताएगा? ये बताएगा प्राथमिक घाटा। याद रखिएगा, सरकार के उधार लेने का कारण बताएगा राजकोषीय घाटा, और सरकार के ऊपर उधार कितना है ये बताएगा प्राथमिक घाटा। ठीक है। तो सही उत्तर होगा अ, यानी राजकोषीय घाटा। यहाँ प्रश्न क्या है? सरकार द्वारा उधार लेने के कारण। ठीक। तो कारण राजकोषीय घाटा, उधार की मात्रा प्राथमिक घाटा। अब प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्राथमिक घाटे की सही माप है? फिर से वही बात। तो राजकोषीय घाटा माइनस राजस्व घाटा नहीं, राजस्व घाटा माइनस ब्याज का भुगतान नहीं, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, यानी सही उत्तर 100। 2-3 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका मतलब इस प्रश्न के आने की संभावना अधिक है। चलिए, अब बजट निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का शब्द है? तो हम जानते हैं कि जो है कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है तो निश्चित तौर पर जो है ये हमने देखा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न 32-33 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने यहाँ देखा है, जो निश्चित तौर पर ये परीक्षा में आपकी सहायता करेगी, और ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इसका रिकॉल आपको हो गया होगा, और परीक्षा की तैयारियां तो चल ही रही होगी इस सर्दी में। चलिए, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।